देखो, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है, सेक्शन है 22। तो सेक्शन हमें टैक्स में याद रखना पड़ेगा, इसलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स लगता कब है, कंडीशन क्या है जब हम लोग इस हेड के अंदर टैक्स देंगे। अगर हम लोगों का अपना एक घर है, वहां पे हाउस होना जरूरी है, मतलब बिल्डिंग होना जरूरी है। तो वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो वहां पर हम जिसको वो लेट आउट किए हैं, लेट आउट करना मतलब किसी को रेंट पे देना। अगर हम किसी को रेंट पे वो घर दिए हैं, तो रेसिड वो वहां पे रह भी सकता है और वो वहां पर बिजनेस भी कर सकता है। टेनेंट को जो मन करे वो वहां पर कर सकता है। हमको अगर वो रेंट दे रहा है, हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है। यहाँ पे बिल्डिंग का मतलब होता है लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, लाइक गार्डन, गराज एक्सेट्रा। अगर एक घर हम लेट आउट करते हैं, तो उसके साथ अगर घर के अंदर गार्डन है या घर के अंदर गराज है जिसमें कार रहता है या बाइक रहता है, वो गराज गार्डन सब मेरा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद असेसी को उसका ओनर होना होगा, उस घर का ओनर होना होगा। तो अब अगर फिर से इस बात को सुने तो कैसे लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक इंसान, एक असेसी टैक्स कब देता है, जब वो घर हम लोगों का खुद का हो। दूसरा, वो घर हम लेट आउट किए हो, मतलब किसी को रेंट पे दिए हो, और वो जिसको दिए हैं उसको टेनेंट कहते हैं। तो जो टेनेंट है वो उस घर को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करे या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करे, इस इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम भाड़ा में दिए हैं, मेरे को रेंट मिलता है, बस वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। कंपोजिट रेंट क्या होता है, कंपोजिट रेंट होता है जब हम किसी अपार्टमेंट में रहने जाते हैं, तो वो सिर्फ मेरे से उस फ्लैट का भाड़ा नहीं लेता है। वो मेरे से, सोचो उस फ्लैट का भाड़ा है 10,000, पर वो मेरे से बोलता है कि आपको 15,000 देना होगा। वो जो 5,000 एक्स्ट्रा लेता है, वो मेरे को लिफ्ट फैसिलिटी, सिक्योरिटी फैसिलिटी, और भी एक अपार्टमेंट में बहुत सारा बेनिफिट होता है, वो उन सब के लिए मेरे से रेंट लेता है। तो इन अगर उन सब को मिला के बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी रिसीव रेंट फॉर बिल्डिंग एज वेल एज लिफ्ट, सिक्योरिटी, बेनिफिट एक्सेट्रा। तो कंपोजिट रेंट क्या है, फ्लैट के साथ जब हम लोगों को और भी बेनिफिट्स मिलता है, उन सब का रेंट। अब ये जो इनकम फ्रॉम एचपी है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर मेरा जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया के बाहर है, जैसे सोचो मेरा एक घर है, वो लंदन में है। मेरा एक घर है जो कि लंदन में है, हम उसको लंदन में भाड़ा में चढ़ा दिए हैं, भाड़ा में मतलब लेट आउट किए हैं लंदन में। तो आरओआर को और एचयूएफ को हर हाल में इंडिया में टैक्स देना होगा। मतलब अगर हम आरओआर है या फिर एचयूएफ है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, सेम एज एचपी सिचुएटेड इन इंडिया। तो पूरा वैसे ही टैक्स लगेगा जैसे इंडिया में घर रहता है तो टैक्स लगता है। आरओआर के लिए और एचयूएफ के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, इंडिया में घर हो या बाहर घर हो, हम भाड़ा में दे रहे हैं तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है या आरएनओआर है, तो इट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो उसको इंडिया में कब टैक्स देना होगा, जब वो पैसे को इंडिया में रिसीव कर रहा है। अगर पैसा इंडिया में रिसीव नहीं कर रहा है, तो ये लोग दोनों टैक्स नहीं देंगे। ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है जो एक स्टूडेंट को लर्न रखना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचपी फॉर हम लोग का प्रीवियस ईयर है 2021, असेसमेंट ईयर है 21-22। तो हम लोगों का ये लर्न करो, पहले फॉर्मेट हम लोगों को लर्न करना है। म्यूनिसिपल वैल्यू, देन फेयर रेंट, देन स्टैंडर्ड रेंट, फिर आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको जीएवी कहते हैं, उससे लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड। उसके बाद नैव आता है, नेट एसेट वैल्यू। देन दो डिडक्शन मिलता है, सेक्शन है 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 24 सबसेक्शन ए, और इंटरेस्ट ऑन लोन का सेक्शन है 24 सबसेक्शन बी। ये फॉर्मेट पहले लर्न करना है। अब एक एक करके समझ रहे हैं सबका वैल्यू मीनिंग। म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है,
म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई घर भाड़ा में चढ़ाते हैं, तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो होता है, मतलब अपने लोकल अथॉरिटी जो होता है, उस घर का एक रेंट डिसाइड किया हुआ होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी घर होता है उसका म्यूनिसिपल वैल्यू कौन निकालता है? उसका म्यूनिसिपल अथॉरिटी। तो फॉर कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल अथॉरिटी मेक पीरियोडिक सर्वे ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इन देयर ज्यूरिडिक्शन। सच वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी। एक्चुअली म्यूनिसिपल टैक्स लेता है वो लोग, कोई भी घर होता है ना, तो उसके ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है। म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है वो म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है। मतलब म्यूनिसिपल टैक्स सोचो 10% है, म्यूनिसिपल वैल्यू सारा म्यूनिसिपल अथॉरिटी अपने हिसाब से रखता है। तो सोचो कि काकुड़गाछी में म्यूनिसिपल टैक्स है 10%, तो 10% किसके ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स देना है? 10% देना है, बट ऑन व्हाट, किसके ऊपर देंगे? म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कौन निकालेगा? अपना म्यूनिसिपल अथॉरिटी। जो टैक्स मांग रहा है वही म्यूनिसिपल वैल्यू देगा। तो सोचो, बोल दिया इस घर का म्यूनिसिपल वैल्यू है महीने का 10,000, मतलब साल का 1,20,000। तो अगर 1,20,000 उसका म्यूनिसिपल वैल्यू है और 10% वो टैक्स लेता है, तो वो 12,000 का टैक्स ले लेगा। तो ये होता है म्यूनिसिपल वैल्यू। इसका दूसरा नाम है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। अगर सम में हम लोग को कभी भी GMV दिखा, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, तो वही म्यूनिसिपल वैल्यू है। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट होता है जो सेम एरिया में सारे घर का दाम होता है। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं, पार्क स्ट्रीट में अगर कोई 2 BHK ले रहा है तो उसका 15 से 20 हजार भाड़ा होगा। ये एरिया के हिसाब से हम लोग फ्लैट का या घर का भाड़ा का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये वाला एरिया है, ये पार्क स्ट्रीट है, पार्क स्ट्रीट में इस रेट का ही घर मिलेगा। ये हम लोग को कैसे पता है? क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी में सेम ही दाम होता है। तो फेयर रेंट होता है जो हम लोग एरिया के हिसाब से बोलते हैं कि अगर पार्क स्ट्रीट है तो यही रेंट होगा, क्योंकि जनरली पार्क स्ट्रीट में इतना ही रेंट होता है। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा गया है। मतलब सोचो, रेंट कंट्रोल एक्ट में बोल दिया गया है कि इस घर का, इस एरिया में जितना घर है उसका 20,000 से ज्यादा किसी घर का भाड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या किए, 25,000 रख लिए। तो गवर्नमेंट कितना कंसीडर करेगा? सिर्फ 20,000 को। क्यों? क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से हम लोग ज्यादा रेंट ले रहे हैं। तो जब सम करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हम लोगों का रेंट ना जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट लास्ट लिमिट है जो रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है। जैसे एकदम लो ग्रेड एरिया है, सोचो एकदम ही सस्ता एरिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस एरिया का बहुत लो है, और हम लोग वहां पे घर का रेंट रख लिए हैं 30,000, पर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 20,000। तो 20,000 से ज्यादा रेंट नहीं मांग सकते, अगर मांगेंगे तो भी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेंट सिंपली क्या याद रखना है? जो एक्ट में डिसाइड किया गया है। मैम कम तो ले सकते हैं ना? हाँ, कम तो लेंगे ही, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है? म्यूनिसिपल टैक्स का दूसरा नाम पहले याद करो, बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स, ये सब कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्स को। तो ये अगर सम में है तो म्यूनिसिपल टैक्स जो हम फॉर्मेट में लिखे थे, लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड, ये कुछ भी सम में दिया है तो लेस कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, सीवेज टैक्स, वाटर टैक्स, ये चारों म्यूनिसिपल टैक्स को ही के अंदर ही आता है। अब ये जीएवी से लेस होता है, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ये लेस होता है। ये कौन पे करता है? ओनर भी पे करता है, टेनेंट भी पे करता है, ये कोई भी पे करता है। पर लेस करने कब मिलेगा? जब ओनर पे करेगा। अगर टेनेंट पे करेगा तो हम लोग लेस नहीं करेंगे। ये लेस कब करेंगे? जब ओनर ने, असेसी ने पे किया है। अगर टेनेंट ने पे किया है तो इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। सम्स में इसका कोई काम नहीं है। तो सम्स में कब लेस करेंगे? जब ओनर ने पे किया है। It should be actually paid during the previous year.
सोचो कि म्यूनिसिपल टैक्स इस साल का 5,000 था, हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो लेस करने भी नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स सिर्फ पेमेंट बेसिस पे लेस करने मिलता है, कैश बेसिस पे लेस करने मिलता है, अक्रूवल बेसिस पे लेस नहीं कर सकते। मतलब म्यूनिसिपल टैक्स अगर इस साल हम लोगों को 5,000 का लेस करना था, हम लोग पे मतलब पे करना था, पर हम लोगों ने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रख लिया है, तो फिर इसको लेस नहीं करेंगे। अगर लास्ट ईयर का 5,000 था, इस साल हम लोगों ने पे किया है, तो वो 5,000 इस साल लेस करने मिलेगा। तो लास्ट ईयर का अभी पे करें या इस साल का अभी पे करें, जब पे करेंगे तभी लेस करने मिलेगा, पे नहीं करेंगे आउटस्टैंडिंग रखेंगे तो ये लेस करने नहीं मिलेगा। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, अगर नेक्स्ट ईयर का हम अभी पे कर देते हैं, मतलब एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स पे कर देते हैं, तो वो इस साल लेस करने नहीं मिलेगा। तो याद रहे, कब लेस करने मिलेगा? लास्ट ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स अगर अभी पे करेंगे तो लेस करने मिलेगा, इस साल का म्यूनिसिपल टैक्स अभी पे करेंगे तो लेस करने मिलेगा, पर नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर देंगे तो अभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्लियर लिखवाए हैं, एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स लेस नहीं कर सकते। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है सिंपली बैड डेट। अपने जो अकाउंट्स में ये बैड डेट वर्ड सुनते हैं, सामने वाला मेरे से सामान लिया पर पैसा नहीं दिया, उसको बैड डेट कहते हैं। यहाँ पर तुम लोग मेरे घर में रहे और मेरे को बिना रेंट दिए चले गए, उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। द अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर कैन नॉट रियलाइज, ऐसा अमाउंट जो ओनर को मिला ही नहीं। तुम लोग मेरे घर में रहे, बोले मैम आपको 2 महीना बाद एक साथ रेंट दे देंगे, अभी बहुत दिक्कत चल रहा है, और 2 महीना बाद तुम लोग चले गए। इट इज नॉट पेड बाय अ टेनेंट ऑफ द असेसी, ये वो अमाउंट है जो टेनेंट ने पे ही नहीं किया है। इट इज सेड टू बी एज बैड डेट एंड इरिकवरेबल रेंट, ये इरिकवरेबल रेंट है जो में हम रिकवर नहीं कर सके, ये बैड डेट है। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल रेंट। सोचो तुम लोग मेरे को 1,20,000 साल का रेंट देते हो, मतलब महीने का 10,000 देते हो, तो साल का 1,20,000 देते हो। तुम लोगों ने मुझे 1 महीने का रेंट नहीं दिया, तो हम टैक्स किस पे देंगे? 1,20,000 माइनस 12,000, क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं है पूरा 1,20,000, तो हम 1,20,000 पे टैक्स क्यों देंगे? हम 1,08,000 पे टैक्स देंगे। अरियर ऑफ रेंट क्या होता है? अरियर ऑफ रेंट होता है आउटस्टैंडिंग। देखो अनरियलाइज्ड रेंट क्या था? अनरियलाइज्ड रेंट था बैड डेट। तुम लोग मेरे घर में रहे और मेरे को बिना रेंट दिए चले गए, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। अरियर ऑफ रेंट होता है तुम लोगों ने कहा मैम अभी नहीं दे पाएंगे, आपको बाद में दे देंगे, दैट इज अरियर ऑफ रेंट। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, ये बैड डेट नहीं है। अनरियलाइज्ड में तुम लोग रहते हो और मेरे को बिना बताए चले जाते हो, मेरा मेरा तुम लोग बैड डेट कर दिए हो, ये मेरा लॉस है। पर अरियर ऑफ रेंट होता है तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम अभी आपको रेंट नहीं दे पाएंगे, आप 2-3 महीने का टाइम दो, तो दैट इज अरियर ऑफ रेंट। ये तुम लोग जब मेरे को दोगे तो हमको इस पे, मतलब असेसी को इस पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मतलब तुम लोगों ने 1 महीना लेट मुझे रेंट दिया है, तो 12,000 रुपया रेंट, 10,000 था महीने का रेंट, तो 10,000 तुम लोगों ने मुझे लेट रेंट दिया है, वो 10,000 का 30% मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। 10,000 का 3,000 पे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं सिर्फ 7,000 पे दूंगी। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को ज्यादा क्लियर होगा सम के अंदर। अब ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हम लोग सम के बाद समझेंगे, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थोड़ा सम करते हैं।